बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड है, बायोकेमिस्ट्री है ना। तो देखिए बायोमॉलिक्यूल्स जितने भी हैं है ना, वो सब किसमें पढ़ना है बोलो, एक अलग सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में, जिसको हम कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री में क्या है कि आपका जो लाइफ होता है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, लाइफ का मतलब क्या हो गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर डिफरेंट तरह के केमिस्ट्री हो रहे हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ठीक है। लाइफ में क्या हो रहा है, केमिस्ट्री हो रहा है, यानी केमिस्ट्री, केमिकल लोचा इसको कह सकते हैं, नहीं। तो हमारे जिंदगी में कई तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और ये केमिस्ट्री क्या है बोलो, दीज आर द केमिकल, बोलो केमिकल रिएक्शंस, ये हमारे हो गए केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, और जो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में। तो सबसे पहला हमारा जो बायोमॉलिक्यूल स्टडी करना है, दिस इज योर कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए इनिशियली कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये कहा गया, दिस इज योर हाइड्रेट ऑफ कार्बन, पहले ये बताया गया कि ये किसका हाइड्रेट है, कार्बन का हाइड्रेट है। अब कार्बन का हाइड्रेट का मतलब है कि जिसमें कार्बन के साथ पानी मिला हुआ है, यानी कि हमारा ये फॉर्मूला बनाया गया, पहले बनाया गया CxH2O का होल वाई, और इसमें यह कहा गया कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो इसी फॉर्मूले को रिजेंबल करेंगे। बात समझ में आ रहा है, यानी ये फॉर्मूला जिसका है वो कार्बोहाइड्रेट है, नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। तो कई सारे ऐसे बायोमॉलिक्यूल थे जो इस फॉर्मूले पे फिट कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो इस फॉर्मूले को फिट नहीं कर रहे थे, है ना। तो जैसे मान लीजिए हम अगर बात करें ग्लूकोज की, C6H12O6, दिस इज योर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज कह सकते हैं। तो अब क्या ये फॉर्मूले पे फिट कर रहा है, तो देखिए फॉर्मूले पे कैसे फिट करेगा, तो देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं C6 है ना, H2O का कितना लिखेंगे हम, होल 6 लिखेंगे, तो ये फिट कर गया ना, X हो गया 6 और Y हो गया बोलो 6 हो गया, आया समझ में। तो ये इस फॉर्मूले को फिट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोज कहेंगे। तो कुछ फिट कर रहे थे, कुछ फिट नहीं कर रहे थे। अब जैसे मान लो हम सुक्रोज की एग्जांपल लेते हैं, C12H22O11, ठीक है ना, ये क्या है बोलो, ये है हमारा सुक्रोज। अब बताइए इसका ये फॉर्मूला फिट कर रहा है क्या, C12H2O का होल 11, क्या फॉर्मूला फिट कर रहे हैं, कर रहे हैं। यहाँ पे X हो गया 12 और Y कितना हो गया 11, तो 11 टू द 22 है ना, तो हो गया ना फिट, देखो, और ऑक्सीजन 11 हो गया। तो ये भी क्या माना गया, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स माना गया, कार्बोहाइड्रेट माना गया, ठीक है। तो कुछ जो है मॉलिक्यूल फॉर्मूले को रिजेंबल कर रहा था, और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो फॉर्मूले को रिजेंबल नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है रैमनोज का, रैमनोज का फॉर्मूला होता है C6H12O5, क्या ये फॉर्मूला रिजेंबल करेगा, नहीं करेगा, देख लो मिलाकर नहीं करेगा। तो ये डजंट फिट द फॉर्मूला, यहां लिखेंगे डजंट फिट द फॉर्मूला, ये फॉर्मूले को फिट नहीं कर रहा है, लेकिन बट इट इज अ कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बात समझ में आ रही है। उसी तरह से देखो एसिटिक एसिड, एग्जांपल एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3, देखिए CH3COOH होता है। अब इसमें मिलाइए, C2 हो गया, H कितना 4 हो गया और O2 हो गया। आप देखो यहाँ चेक करके C2H2O का होल ट्वाइस है कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए ये X हो गया और ये हो गया आपका Y, क्या ये फॉर्मूला फिट कर रहा है, कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि ये जो हमारा है दिस इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, है ना। यहाँ पे लिखेंगे फिट इनटू फॉर्मूला, बट डू नॉट एक्ट एज कार्बोहाइड्रेट। बात समझ में आ रही है, ये बात अच्छे से नोट कर लीजिए, है ना। यानी CxH2O ये हर जगह फिट नहीं कर रहा था, ये फॉर्मूला सब जगह फिट नहीं कर रहा था। तो अब जो फॉर्मूला निकल कर आया, या जो डेफिनेशन कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो डेफिनेशन निकल कर आएगा, और कुछ एक्सपेरिमेंट से, कुछ रिएक्शन से ये पता चला कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग रिएक्शन शो कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स क्यों इतना एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है बॉडी में, क्योंकि डिफरेंट तरह के रिएक्शंस वो शो कर सकता है।
इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कुछ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, जैसे एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है, अल्कोहल प्रेजेंट होता है ना। और इन सभी फंक्शनल ग्रुप को हम आगे चल के आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली हमें कैसे पता चला कि यही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है ना। तो आइडेंटिफिकेशन भी हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि ये जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का बाद में जो आया, देखिए उसको देखिए डेफिनेशन। तो लिखिए डेफिनेशन में इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स which on hydrolysis gives such a similar units of monosaccharides। अब देखो मोनोसैकेराइड थोड़ा सा अननोन होगा, अभी आ जाएगा, है ना। देखिए आप सिंपल ऐसा समझिए कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको हर जगह यही डेफिनेशन लिखना होगा, ठीक है। इसमें कहा गया है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो कि ऑप्टिकली क्या हो, एक्टिव हो, और उनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज्यादा हो, और साथ में क्या हो उसके अंदर एल्डिहाइड्स हो सकता है और कीटोन हो सकता है, मतलब एक से ज्यादा अल्कोहल ग्रुप हो सकता है और बोलो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स हो सकता है। लेकिन और उसके बाद भी इनको हाइड्रोलाइज करने के बाद भी वैसा ही कुछ यूनिट्स प्रोड्यूस होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? जैसे ये पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव, ऐसे ग्रुप्स हाइड्रोलिसिस के बाद भी आने चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड जो हैं वो क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो याद रखिएगा ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, और जिसको हाइड्रोलिसिस करने के बाद सिमिलर तरह के आपके यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये क्लियर हो रहा है? तो जैसे देखिए, जैसे एग्जांपल है हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज है ना, सुक्रोज, माल्टोज हैं, जिनके अंदर कौन से ग्रुप्स होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, एल्डिहाइड्स कीटोन्स पाए जाते हैं। सिंपल बना रहे हैं, बाकी हम धीरे धीरे आगे करेंगे। तो देखो ग्लूकोज में क्या होता है कि जैसे हम फिशर्स प्रोडक्शन फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, है ना। ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम एल्डिहाइड ग्रुप लगाते हैं। फर्स्ट में क्या लगा दिया? एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, ठीक है। और फॉलो करना है आपको DLDD, यही याद रखिएगा। क्या फॉलो करना है? DLDD, ये शॉर्ट ट्रिक है ये याद करने का। तो डी का मतलब है, देखो अब क्या है, एल्डिहाइड लगा दिया, अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाना है, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम यहां पे लगाएंगे। तो देखिए पहला है डी में OH राइट साइड रहेगा, H इस साइड रहेगा। L में OH इस साइड रहेगा, H इस साइड रहेगा। फिर डी में OH इस साइड रहेगा, H इस साइड रहेगा। फिर क्या है? डी में OH इस साइड रहेगा, H इस साइड रहेगा। कितने कार्बन हो गए इस वाले वर्टिकल लाइन पे? 1 2 3 4 5 हो गया ना। एक कार्बन और रहेगा और यहां पे हम CH2OH हमारा यहां पे प्रेजेंट होता है। तो इसे कहते हैं डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? डी ग्लूकोज बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब ये डी ग्लूकोज क्यों बोला गया? क्योंकि लास्ट वाला जो ऑप्टिकली एक्टिव जो आपका, यहां देखिए ये जो कार्बन है, ये ऑप्टिकल एक्टिव कार्बन, इसको स्टार कर लेना। यहां भी देखिए ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है। समझ में आ रहा है? देखिए चारों ग्रुप्स अगर डिफरेंट होते हैं तो किसी भी कार्बन के टेट्रावैलेंसी में चारों डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, तो वैसे कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं। तो इसमें कितने ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन हैं बोलो? 1 2 3 4 और 5। बात समझ में आ रही है? 5 कैसे? ये नहीं होगा, है ना। ये तो सिंपल डेफिनेशन क्या निकल गया? तो इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक से ज्यादा है ना। विच ऑन हाइड्रोलिसिस, अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, अगर उसी तरह का यूनिट दे देगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। लेकिन ये जो है ना सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होता है, इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। यहां पे लिख लीजिएगा, ये क्या हो गया? सिंपलेस्ट यूनिट होता है। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आर द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो बड़े बड़े मान लीजिए पॉलीमरिक चेन्स को अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे, ऐसे ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स हमें मिलने चाहिए। यही हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी ग्लूकोज होता है। आई हो गया? दिस इज योर एल्डिहाइड, है ना यहाँ पे। और ये जो 4 है हमारे पास, ये हमारा क्या हो गया? दिस इज योर कौन सा डिग्री अल्कोहल है? 2 डिग्री अल्कोहल, है कि नहीं? देखो सब 2 डिग्री अल्कोहल है ना। एक जो हमारा यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं, मतलब एक एल्डिहाइड हुआ, दूसरा अल्कोहल हुआ, और अल्कोहल में भी अलग अलग डिग्री है।
प्राइमरी सेकेंडरी। तो यहाँ पे सेकेंडरी कितने अल्कोहल हैं? 1 2 3 4 अल्कोहल आपका सेकेंडरी हो गया। 1 डिग्री अल्कोहल कितना है? 1 अल्कोहल है। मतलब OH ग्रुप कितने हैं टोटल? 5 OH ग्रुप रहेंगे, 5 OH ग्रुप्स रहेंगे। अब सबका अलग अलग तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग रिएक्शंस के बेस पे, है ना। बात समझ आ रही है कैसे हुआ?